भारत में कैंसर की जो मौतें हैं उनका डेटा इतना ख़राब क्यों है? हम कैंसर के इलाज में 50 साल पीछे हैं या स्क्रीनिंग में 50 साल पीछे? जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है उन्हें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है, क्या इसको एक कारण माना जा सकता है? कैंसर का ट्रीटमेंट भारत में इतना महंगा क्यों है और इस दिशा में क्या हो सकता है? सिर्फ आयुर्वेदिक तरीक़ों से या सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल सात्विक कर लेने से चीज़ें ठीक हो जाएं? कैंसर ये वो बीमारी है जिसे 20 साल पहले भारत में अगर कोई सुनता था तो पहले कानों को हाथ लगाता था। कैंसर के मरीज ये सोचते थे कि दूसरे इंसान को ये पता ना चल जाए कि मुझे ये बीमारी है। ये स्टिग्मा हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली आज हालात ये हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में गली मोहल्ले में ये पता चल जाता है कि हमारे किसी जानने वाले को जो कुछ दिनों पहले तक अच्छा भला दिखता था अचानक कोई ना कोई कैंसर हो गया है। ये कैंसर क्यों हो रहा है, भारत में इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपके हाथ में कितने सारे टूल्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता जो कि चीफ ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं अमेरिक्स कैंसर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप अमेरिका से पढ़ाई करके आए हैं तो सबसे पहला सवाल ये है कि भारत में कैंसर की जो मौतें हैं उनका डेटा इतना ख़राब क्यों है कि अगर मान लीजिए 10 लोगों को कैंसर हो तो उनमें से 7 को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या अमेरिका में भी यही हालात हैं और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है? नहीं, अमेरिका में ऐसे 50 साल पहले था आज से, बट पिछले 50 साल में हमारे पास कैंसर को जल्दी पकड़ने के इतने सारे टेस्ट अब आ गए हैं कि वो अब यूएस और जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑल ऑफ दोस टेस्ट हैपन जस्ट एज अ मैटर ऑफ रूटीन। अच्छा। बट जब मैं इंडिया आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर लेस देन 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इवन आवर एजुकेटेड पॉपुलेशन इन आवर बिग सिटीज़, उनके ये टेस्ट होते हैं। तो इसलिए इंडिया में 80% कैंसर्स हमारे स्टेज 3 या 4 के अंदर पकड़े जाते हैं जब कैंसर इज ऑलरेडी टू एडवांस और जब उसका क्योर रेट इज लेस देन 20% एंड स्टेज 4 इज नॉट क्यूरेबल। बट अमेरिका में दिस सिचुएशन इज ऑलमोस्ट इंटायरली रिवर्स्ड वेयर फॉर 70 to 80% ऑफ आवर केसेस हमारे स्टेज 1 या 2 में पकड़े जाते हैं जब द क्योर रेट is very high। तो हम कैंसर के इलाज में 50 साल पीछे हैं या स्क्रीनिंग में 50 साल पीछे हैं? हम स्क्रीनिंग में 50 साल पीछे हैं क्योंकि आई थिंक अवेयरनेस कम है इंडिया में और इस वजह से हम वो टेस्ट अगर करवा लें तो बहुत जाने बच सकते हैं। ओके। भारत में जब हेल्थ चेकअप्स की बात होती है, स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की बात होती है तो लोग ब्लड करा लेते हैं, लिपिड करा लिया, KFT LFT, इसके आगे आमतौर पर एक जनरल पॉपुलेशन बढ़ती नहीं और वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कितने लोग कराते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब कैंसर को लेके लोगों को लगता है ये तो किसी टेस्ट में पकड़ में आएगा ही नहीं तो फिर टेस्ट करा के क्या फ़ायदा, और हेल्थ चेकअप्स भी वैसे डिज़ाइन नहीं है। क्या ये एरिया है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक यही सवाल था मेरा जब व्हेन आई वाज फिनिशिंग माय ट्रेनिंग अमेरिका में। तो मेरे पास 4-5 दिन की छुट्टी थी, सो आई डिसाइडेड कि मैं एक स्ट्रीट लेवल के ऊपर जो रियल नॉलेज है, मेरे पापा कहते हैं कि वो स्ट्रीट से पता चलती है, लोगों से बात करके पता चलती है, किताबों में मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर नहीं है। तो 4-5 दिन मैंने आई वाज इन बफलो, तो मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी से ट्रैवल किया रॉचेस्टर। वहाँ पर एक गया, सुबह गया, वहाँ पर एक मॉल के अंदर पूरा दिन वहाँ खड़ा रहा और वहाँ पर करीब कोई 80-90 लोगों से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ कि लोग कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट अमेरिका में भी कोई 70-80% कराते हैं, इट्स नॉट 100%। तो क्या कारण है कि लोग इन टेस्ट को नहीं कराते? दे आर वाइडली अवेलेबल। फिर वहाँ से ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 days आई वेंट टू बस स्टेशंस, आई वेंट टू टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी। मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे, पूरी दुनिया की पब्लिक इकट्ठी होती है। रेलवे स्टेशन, एमट्रैक रेलवे स्टेशन बोलते हैं वहाँ पर। एंड थ्रू आउट दिस 4-5 days आई रियली अंडरस्टूड वन थिंग। एक किसी वेंचर कैपिटल फर्म का एक लड़का मिला मुझे एट ए ट्रेन स्टेशन अराउंड 9 PM और उसने कहा, आशीष, आई थिंक व्हाट द कॉन्सेप्ट इज दैट पीपल आर अफ्रेड of the word cancer, जैसे आपने कहा शुरू में. And what you are doing by creating this awareness, by asking these questions, is creating hope. And so I think if people can see hope, जैसे हम भी पेशेंट से मिलते हैं, को लगता है कि अच्छा कैंसर हो गया, इसका मतलब इलाज करने का फायदा हो सकता है, हो ही नहीं, जिंदगी खत्म हो, राइट, जिंदगी खत्म होगी। बट अब ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है। तो आई थिंक वो होप जो है, लोगों को एक बार ये पता चल जाए कि आज जो इलाज है, हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, इलाज में बहुत एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले भी। बट कैंसर के अंदर जो काम पिछले 10 साल में हुआ है वो पिछले 100 साल में हुआ ही नहीं है। के दिन एक दवाई हर हफ्ते आती है।
से 20 साल पहले एक दवाई हर 6 महीने में 1 साल में आती थी कैंसर की। सो बिकॉज ऑफ दिस जो हमारे रिजल्ट्स हैं कैंसर में, मतलब अनइमेजिनेबल टुडे, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, वो गोलियों पे, सिर्फ गोलियों पे, नथिंग एल्स, जस्ट अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कपल ऑफ टैबलेट्स, शी इज लिविंग फॉर 4, 5, 6, 7 years एंड बियॉन्ड, राइट। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि हमारे कंट्री में अभी लोग ये टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस की ज़रूरत है। और अगर करवाते भी हैं तो मे बी एक बार किसी वैन में या किसी कैंप के अंदर 5 साल में एक बार हमने करवा लिया है। बट हमें पता है इफ वी गेट दीस टेस्ट डन एवरी सिंगल ईयर वी कैन अचीव। हमारा ड्रीम था, वी वर काइंड ऑफ अ फैमिली ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारा ड्रीम था कि इंडिया वापस आएंगे अमेरिका से इंडिया को कैंसर मुक्त बनाने के लिए। और जब मैं पेशेंट्स को देखता हूँ स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के साथ या स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर के साथ, जो टेस्ट और रेडिली अवेलेबल, हर कोने में ये टेस्ट अवेलेबल हैं, आप करवा सकते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि हम जैसे मेरी एक कॉलीग थी अमेरिका में जो वाज ट्रेनिंग विद मी, हर मदर वाज डायग्नोज्ड विद स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर एंड अनफॉर्चुनेटली हैड टू पास अवे। सेम थिंग हैपेंड इन यूएस 50 साल पहले, बट अब नहीं है बिकॉज ऑफ सिंपल टेस्ट। एंड आई थिंक दैट्स, इफ वी गेट दिस टेस्ट डन will be way ahead. भारत में जो अभी का डेटा है वो ये कहता है कि सर्विकल कैंसर से हर 8 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। इतना ख़राब डेटा है। महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा कैंसर फैले हुए हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर सबसे ऊपर माने जाते हैं। जैसे आपने अमेरिका में भी पूछा कि स्क्रीनिंग लोग क्यों नहीं करवाते, यहाँ पे तो लोगों के मन में ये है कि कैंसर की तो कोई स्क्रीनिंग है ही नहीं, हम कोई टेस्ट कराएं, इतने सारे कैंसर हैं, पकड़ में कैसे आएंगे। तो कितनी ऐसी टेस्ट हैं जिनसे कुछ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैंसर्स या जो ज़्यादा फैले हुए कैंसर हैं वो पकड़ में आ सकते हैं? बिल्कुल। हमारे पास इंडिया के अंदर 5 मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर हैं। नंबर 1 इज ब्रेस्ट कैंसर, इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है, उसका नाम है मैमोग्राम। नंबर 2 इज सर्वाइकल कैंसर और सर्विकल कैंसर, इसके लिए हमारे पास एक पैप स्मीयर का सिंपल टेस्ट है जो हर एक गायनी के ऑफिस में होता है, अलॉन्ग विद ए वैक्सीन जो हर एक बच्चे को लगवानी चाहिए, HPV वैक्सीन। अभी लास्ट ईयर इंडिया में भी आ गई है और काफ़ी अफोर्डेबल है। तीसरा कॉमन कैंसर ओरल कैंसर। दीज केसेस 95+% are caused by smoking and by chewing tobacco. अगर स्मोकर्स या टोबैको चूअर्स एक साल में एक बार किसी भी डेंटिस्ट से एक सिंपल ओरल एग्जामिनेशन करवा लें तो ये गांठें जो बाद में बड़ी गांठें बनती हैं और फैलती हैं, ये जल्दी पकड़ में आ सकती हैं। चौथा कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इज लंग कैंसर। स्मोकर्स जो 50 या 80 साल के बीच में हैं, साल में एक बार एक लो डोज CT स्कैन करवा लें, वी कैन फाइंड दीज ग्रोथ्स वेरी स्मॉल, जैसे हम आज के दिन अमेरिका में काफ़ी पकड़ में आ रही हैं। और पांचवा है प्रोस्टेट कैंसर, जिसके लिए एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है हमारे पास, PSA टेस्ट, जो सिर्फ मेन में ही होता है, तो मेन आर एडवाइज टू गेट इट। सो हमें लगता है कि कैंसर सच अ बिग वर्ड, बट व्हेन वी रियली थिंक, हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ कैंसर यही हैं जो मैंने आपको 5 गिनवाए हैं। अगर हमारे पेशेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बुआ, चाचा, फूफा, ताऊ, चाची अगर ये टेस्ट करवा लें, सो नोबडी विल कम विथ ए स्टेज 4 कैंसर। Cancer will be very curable and is nothing to be afraid of. ओके, किस एज में ये टेस्ट कराने चाहिए और फिर कितना रेगुलरली इन्हें रिपीट करना चाहिए? बिल्कुल, साल में एक बार अगर हम एक ब्रॉडली ये टेस्ट करवा लें, सो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। इनकी अलग अलग गाइडलाइंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैमोग्राम है, वो साल में एक बार होना चाहिए। पैप स्मीयर है, वो 3 साल में एक बार होना चाहिए। जो कोलोनोस्कोपी, कोलन कैंसर के लिए वो 10 साल में एक बार होनी चाहिए। जो प्रोस्टेट कैंसर का एग्जाम है वो 3 साल में, और लंग कैंसर का 1 साल में। सो बेसिकली अलग अलग गाइडलाइंस है डिपेंडिंग ऑन कितनी जल्दी कैंसर बढ़ता है और जो रिसर्च से बताया गया है कि ये टेस्ट कितने इफेक्टिव है। बट हमें ये पता है कि अब साल में एक बार, इफ यू जस्ट गो फॉर ए प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग, वी एक्चुअली फेस द सेम प्रॉब्लम जब हम इंडिया आए, बट वी केम अप विथ ए कैंसर फ्री फैमिलीज टेस्ट पैकेज, सो दैट वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग। आप वो टेस्ट में अपनी एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से वो टेस्ट करवाएं, and you're done. And similarly we also recently launched a cancer calculator because I found कि calculator कि सिर्फ अपनी एज, अपना जेंडर, स्मोकिंग स्टेटस और अल्कोहल स्टेटस अपना उसके अंदर आप भर दीजिए। सिंपल 4 questions, takes less than 15 seconds to fill out on an iPad or on a phone, and it will tell you exactly आपको इस साल कौन से टेस्ट करवाना। So India के लिए है, so it's brought in. So when I came, again we had this challenge, and so we said कि rather than figuring out आपको कितने साल में क्या कराना है, it's very easy. And I think if people have these tools available and also are not afraid,
नाम से ही डर लगता है। हाँ। जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में इतने सारे कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं और आप एक कैंसर मुक्त भारत के अभियान के साथ यहाँ पर पहुँचे, तो इनिशियली आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज है भारत में एक ऐसा अभियान चलाना जब लोग नॉर्मल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मुझे लगता है 10% से ज़्यादा लोग नहीं कराते हैं हिंदुस्तान में। आई थिंक लोग अब रिसेप्टिव काफ़ी हो रहे हैं। कॉर्पोरेट्स में देखेंगे, स्कूल्स में देखेंगे, लाइक हमारे पास हर हफ्ते वैक्सीन के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जी ऐसे ऐसे मुझे अपने बच्चे के लिए, इंडिया में माँ बाप अपनी फिक्र नहीं करेंगे, अपने बच्चे की जरूर करेंगे। तो देयर इज अ बिग ड्राइव टू वैक्सीनेट। अभी नेशनल गाइडलाइंस में अभी सुधा मूर्ति ने भी कांग्रेस में अनाउंसमेंट की थी। सो आई थिंक अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग बहुत रिसेप्टिव हैं एंड दे रियली वांट टू ट्राई। सो आई थिंक बाय डूइंग सिमिलर अवेयरनेस कैंपेन्स, आई थिंक अगले कई सालों के अंदर विल सी अ रेवोल्यूशन हैपन इन इंडिया। आपने वैक्सीन्स की बात की, हाल ही में सर्विकल कैंसर की वैक्सीन बहुत चर्चा में रही, गार्डासिलिया और नामों से भी वो आ रही है। किस एज ग्रुप में उसे लगवाना चाहिए और सिमिलरली और कैंसर्स के लिए भी क्या प्रिवेंटिव वैक्सीन्स अवेलेबल हैं? गुड, ग्रेट क्वेश्चन। सो द HPV वैक्सीन जो अब इंडिया में भी इंडियन मेड आ गई है, दैट इज गिवन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 9 to 26, तो 9 और 26 साल के बीच में। अप टिल 45 इस वैक्सीन को हम दे सकते हैं। ये वैक्सीन 2 या 3 बार लगती है और ये वैक्सीन नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है, बट 5 और कैंसर्स के अगेंस्ट ये वैक्सीन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट दोज कैंसर्स ऑल्सो, लाइक थ्रोट कैंसर, वल्वल कैंसर, पीनाइल कैंसर, एटसेट्रा, वैजिनल कैंसर। ओके, सर्विकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 9 साल से लेकर 24 साल और 45 साल तक भी लगती है, लेकिन कैच यही है कि जितनी जल्दी आप लगाएंगे उसकी एफिकेसी यानी वो कितना काम करेगी इस बात पर डिपेंड करेगी। जितनी कम उम्र में लगाया जाता है आई थिंक उतना ज़्यादा फायदा होता है। यस द गोल इज कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है उससे पहले, बिकॉज एक्सपोजर इज बिकॉज ऑफ दैट, तो उससे पहले ही वैक्सीन लग जाए। तो आइडियल एज इज बिटवीन 9 to 14 years। तो फिलहाल हमारे पास यही एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन हेपेटाइटिस वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस इंडिया के अंदर एक काफ़ी कॉमन कॉज है लिवर कैंसर का। क्योंकि कैंसर बेसिकली क्या है, जैसे मेरे चाचा समझाते हैं कि कैंसर हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों सेल्स हैं, राइट। उसमें से कोई सेल हमारे बदमाश हो जाते हैं तो वो फिर एक गांठ का रूप लेते हैं और वो गांठ फिर हमारी बॉडी में, हमारी लिम्फ ग्लैंड्स में, जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, या हमारी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकता है कैंसर। अभी होता क्यों है, इसका बेसिक जो फंडा है वो ये है कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी बार बार चोट लगे तो बॉडी कोशिश करती है, जो हमारी बॉडी डिजाइंड है कि कैंसर सेल्स को मारे, हमारा इम्यून सिस्टम कोशिश करती है कि इस कैंसर सेल्स को मारे, बट बार बार अगर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चलता रहे तो फिर वो बॉडी एक टाइम पे इम्यून सिस्टम फेल कर जाता है और फिर कैंसर बढ़ता है और फिर वो इन्वेसिव कैंसर का रूप ले लेता है। तो आपने पूछा कि जैसे हेपेटाइटिस वायरस है तो वो क्या करता है, जैसे इवन कोविड है फॉर एग्जांपल, बॉडी में परसिस्ट करता है और बार बार धीरे धीरे इंजरी करता है लिवर सेल्स की, और फिर एक टाइम पे बॉडी फेल्स और फिर वो कैंसर का रूप लेके लिवर कैंसर बन जाता है। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी लो होती है उन्हें कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है? ये एक इंडिकेशन? यस, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको कैंसर होने का रिस्क, जैसे फॉर एग्जांपल HIV के पेशेंट्स हैं हमारे, उनकी इम्यूनिटी लो होती है HIV वायरस की वजह से, उनको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। बिल्कुल। एक परसेप्शन ये भी है डॉक्टर साहब कि अगर मेरी फैमिली में किसी को कैंसर है तो मुझे कैंसर होगा वरना नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरह से डेटा आ रहा है, जिस तरह से इंसिडेंट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, क्यों बढ़ रहे हैं इतने मामले? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर आज के दिन इज लाइफस्टाइल, राइट। अ लॉट ऑफ पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, क्या हुआ। हमारा जो लाइफस्टाइल है आज के दिन, उसके अंदर स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ओबेसिटी है, इवन पोल्यूशन। अगर हम दिल्ली या बॉम्बे की बात करें तो पोल्यूशन है, और इन सब केमिकल से, चाहे वो पेस्टिसाइड हो जो हमारे खाने में स्प्रे होता है, जो फिर हम खाना इंजेस्ट करते हैं, या वो हार्मोन्स हों जो हमारे दूध की प्रोडक्शन के अंदर काउस को लगते हैं और फिर वो दूध हम पीते हैं, या वो केमिकल्स हो जो हम डेली रूटीन में जो सामान इस्तेमाल करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हमारे सेल्स को इंजर कर रहे हैं, और फिर वो अल्टीमेटली किसी ना किसी में वो कैंसर का रूप ले रहे हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉमन कॉजेज। स्ट्रेस इज अनदर बिग फैक्टर आज के दिन। स्ट्रेस को एक कारण माना जा सकता है? बिल्कुल। स्ट्रेस इज अ बिग रीजन फॉर इंक्रीज इन कैंसर टुडे, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी पूरी बॉडी का हार्मोनल जो रेगुलेशन है दैट गेट्स अपसाइड डाउन, एंड ऑल्सो और इम्यूनिटी वीकन्स। जैसे हम देखेंगे, जैसे
जिनके बच्चे हैं, आपके बच्चों के एग्जाम्स के टाइम पे उनको खांसी जुकाम बुखार ज़्यादा होगा, राइट? उनका पेट उस टाइम पे ज़्यादा खराब होता है बिकॉज देर नेचुरली स्ट्रेस्ड. सो बिकॉज ऑफ दैट और बॉडी के जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं दोज ब्रेक डाउन, एंड सो दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर. ओके, तो अगर आप तनाव में हैं तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्मोन्स भी इस तरह से प्ले करते हैं कि वो कैंसर तक का खतरा पैदा कर सकते हैं. ये बताया जा सकता है क्या कि किसको खतरा ज़्यादा है, किसको नहीं? कोई हाई रिस्क ग्रुप ऑफ कैंसर हो? हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जी, जो स्मोक करते हैं, वी नो 40% ऑफ कैंसर इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और चूइंग टबैको. जितने ओरल कैंसर हमारे यहाँ होते हैं, लंग कैंसर, सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स जो हम स्मोक करते हैं या हम चू करते हैं. Alcohol is another reason for many cancers, not just liver cancer but many cancers like breast cancer etc. Obesity, जो लोग जिनका वेट ज़्यादा है, that is another common cause of many cancers like breast cancer, endometrial cancer, colon cancer even. तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ये सब एक हाई रिस्क माना जाते हैं. दूसरा ग्रुप है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो. फैमिली हिस्ट्री हम कहते हैं अराउंड 5 to 10% ऑफ कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में कई लोग हैं जिनको कैंसर हो चुका है, इट कुड बी कि आप उस 5% कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जिनके लिए आपको अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवानी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा क्या इन कैंसर्स का रिस्क आपको भी है कि नहीं है. और अगर हम 40 साल पे फॉर एग्जाम्पल हम आज के दिन मैमोग्राफी स्टार्ट करते हैं पर आपकी फैमिली में कई लोगों को ये कैंसर हो चुका है, देन वी से कि नहीं, आपको 35 पे 30 पे ये टेस्ट आपको शुरू करवा लेने चाहिए. ओके, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जल्दी कराना चाहिए. अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो महिलाओं को किस एज पर कैंसर स्क्रीनिंग करना चाहिए? महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग होती है 21 साल पे, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी 40 साल पर, जो कोलन कैंसर है उसकी 45 साल पर. ओके, इस एज ग्रुप को ध्यान में रखिए क्योंकि फैमिली हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर आशीष ने कहा कि वो 5 से 10% केसेस में मायने रखती है. बाकी ज़्यादातर हमारा लाइफस्टाइल और जो खाना पीना है वही जिम्मेदार है. जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब की पेस्टिसाइड्स हैं या फिर जो पशु हैं उनको कोई हार्मोन्स इंड्यूस किए जा रहे हैं, उनका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते. तो किस हद तक लाइफस्टाइल को करेक्ट करके कैंसर से बचा जा सकता है? बिल्कुल, आपको मैं अपना एक सिंपल सा पर्सनल एग्जांपल दूंगा. व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट कैंसर, व्हेन आई रियली गॉट इनटू दिस, मुझे एक डाइट कोक बहुत अच्छी लगती थी. बट देन वी रियलाइज्ड कि डाइट कोक के अंदर केमिकल्स हैं जो हमारे टेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और वो केमिकल्स मैं खा रहा हूँ जिससे मुझे कैंसर हो रहा है या होने के चांसेस बढ़ रहे हैं. सो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी डाइट में से. फॉर एग्जांपल, एनी ऑफ दीज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एक आधी बार पी लें, इट्स फाइन. बट अदरवाइज जो रेगुलर इनका यूज है, राइट, अगर आप पान खाते हैं तो सुपारी वाला नहीं, आप मीठा पान खा सकते हैं. सो हमारे फूड्स के अंदर पेस्टिसाइड्स हैं. तो आजकल ऑर्गेनिक फूड्स के काफ़ी, जैसे अपने घर के अंदर कुछ लोग कुछ सब्जियां उगा रहे हैं, या कुछ जगह हैं जहाँ से ऑर्गेनिक फूड्स हमें मिल सकते हैं. या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, दोज हैव अ लॉट मोर केमिकल्स देन और अदरवाइज आर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. तो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो पैकेट वाला खाना है, उसको हम कम खाएं. जैसे रोज नहीं खाएं, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में खाएं. चिप्स, बिस्किट, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं? यस, इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका जो फ्लेवर है, इनका जो कलर है, उसको मेंटेन करने के लिए अगेन केमिकल्स की जरूरत पड़ती है. और जब भी हम जो नेचुरल बॉडी का सिस्टम है उसके साथ इंटरफियर करेंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर सेल्स को हम इंड्यूस करने के लिए एक सिग्नल दे रहे हैं, एक स्टिमुलस दे रहे हैं. सो वन इज बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस we can make a big impact on our overall risk of cancer. ठीक है. The other thing is प्राणायाम and yoga, right? हम सोचते हैं कि हमारी जो दादी, मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपकी जो दादी और माँ कहती हैं वही चीज़ें आपको करनी है कैंसर से बचने के लिए. नंबर 1, आप घर का खाना खाओ, ठीक खाना खाओ. बाहर खा सकते हैं बट उसको थोड़ा सा लिमिट करो. दूसरा, प्राणायाम एंड योगा मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. हम तो अपने कैंसर पेशेंट्स को कहते हैं कि आप the one question I ask my patients is कि आपने कितने दिन में, आपकी कीमो चल रही है, अपने लास्ट 2 हफ्ते में कितने दिन आपने प्राणायाम किया. ठीक है. क्यों पूछते हैं आप ये सवाल? इसलिए पूछता हूँ बिकॉज वी नो नाउ बाय साइंटिफिक रिसर्च जो अमेरिका में हुई है. इंडिया से योगा और प्राणायाम स्टार्ट हुआ, अमेरिका में इसकी रिसर्च हुई कैंसर पेशेंट्स पे, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, और वहाँ पता चला कि इससे इम्यूनिटी इंक्रीजेस, द साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट डिक्रीजेस. सो वी आर एबल टू गिव, हमारे पेशेंट्स को हम एक टूल देते हैं कि आपके पास हम जो इलाज कर रहे हैं बेस्ट ऑफ द मॉडर्न ट्रीटमेंट से आपका इलाज करेंगे, पूरी कोशिश है. बट अब आपके पास एक टूल है, सिंपल प्राणायाम, आधा घंटा सुबह आप कीजिए,
जिससे आप भी हमारे साथ एक कॉम्प्लीमेंट करके अपने ट्रीटमेंट को बूस्ट कर रहे हैं। और इससे पेशेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देन दे रियली रियलाइज कि मेरे हाथ में कुछ है जिससे मैं एक डिफरेंस कर सकता हूँ। तो आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं और आने वाले समय में जब और भी मरीज पहुंचेंगे यहाँ पर, हाँ। उनको आप योग के साथ इनकॉर्पोरेट करके कुछ थेरेपी देने के बारे में सोच रहे हैं? जी, आई वाज वेरी लकी कि मैंने 2002 में एक साल योगा की फॉर्मल ट्रेनिंग ली फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट योगा यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, बेंगलोर के अंदर। और उससे रियली आज के दिन जो अमेरिका में एवरी नुक एंड कॉर्नर पे एक योगा स्टूडियो बन गया है, जो आज से 20 साल पहले नहीं था। इसीलिए बना है क्योंकि चलो कैंसर तो हम आई से टू माय पेशेंट्स की एक बहाना है, आपको वैसे भी करना चाहिए योगा। दिस गिव्स यू मोर ऑफ एन एक्सक्यूज टू डू इट बिकॉज वी नो आपके ट्रीटमेंट को ये बूस्ट करता है। सो लाइक वी स्टार्टेड योगा प्रोग्राम्स, वी स्टार्टेड योगा क्लासेस इवन, बिकॉज वी नो इन सब चीज़ों से हमारे ट्रीटमेंट को मदद मिलती है एंड इट हेल्प्स टू बीट योर कैंसर। बिल्कुल। और योग का नाम सुनकर जो लोग सोचते हैं कि चक्रासन, शीर्षासन करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं प्राणायाम यानी सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में, कैंसर को रोकने में किस हद तक मदद करेंगी ये रिसर्च का विषय है, लेकिन मदद करेंगी ये बहुत सारी रिसर्च ने साबित किया है। अब आते हैं डॉक्टर साहब एक रियल प्रॉब्लम पर। इंडिया जो है लगभग 150 करोड़ की आबादी है और उसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन 20 लाख कैंसर पेशेंट्स एस्टिमेट किए जा रहे हैं। अब ये वो आबादी है जिसमें से ज़्यादातर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या गरीब तबका होगा, कुछ एक लोग होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे। कैंसर का ट्रीटमेंट भारत में इतना महंगा क्यों है और इस दिशा में क्या हो सकता है? बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट आज के दिन काफ़ी कोशिश कर रही है इंडिया के अंदर एंड एक्चुअली अराउंड द वर्ल्ड कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट को कैसे सस्ता बनाएं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जो हमारी दवाइयाँ आती हैं, टेक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डू दिस रिसर्च, राइट। तो जो हमारी कटिंग एज की दवाइयाँ हैं कैंसर में, फॉर एग्जांपल जो आज से 2017 में आई थी इम्यूनोथेरेपी, सो आज से कोई 7 साल पहले, उस टाइम पे एक महीने की इम्यूनोथेरेपी की कॉस्ट वॉज मोर देन 5-6 लाख रुपीज़। आज के दिन वो कॉस्ट अब 1 लाख रुपए से कम आ गई है और काफ़ी केसेस के अंदर 30 या 40 हज़ार रुपए पे आ गई है। सो इट्स स्टिल एक्सपेंसिव, स्टिल महंगा है, बट पहले से काफ़ी फ़र्क है। दूसरा, गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं आज के दिन टू ट्राई टू मेक कैंसर ट्रीटमेंट अ लॉट मोर अफोर्डेबल, और इसके अंदर इवन टारगेटेड थेरेपीज, कुछ एडवांस थेरेपीज अब काफ़ी हद तक पब्लिक को अवेलेबल हो रही है। ओके। आपकी फील्ड मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जब किसी मरीज़ को पहली बार कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो ये मान के चलता है कि उसे रेडिएशन और कीमोथेरेपी तो लेनी ही पड़ेगी। क्या हर कैंसर मरीज को इसकी ज़रूरत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आज सुबह एक पेशेंट आई थी ब्रेस्ट कैंसर की मेरे पास। सो अब आई टोल्ड हर कि अब हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स हैं जो बताती हैं कि आपके कैंसर में आपको कौन सी थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। पहले हम 10 साल पहले सोचते थे कि सारे कैंसर एक जैसे होते हैं, बट जैसे हमारे अंगूठा, हमारा जो थंब प्रिंट है, इट इज़ यूनिक। Similarly, every cancer, not just breast cancer, lung cancer, but every breast cancer is also different. तो अब हमें पता है कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स को तो कीमो से फर्क पड़ेगा, कुछ को फायदा नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम कुछ टेस्ट रन करेंगे, उनकी बेसिस पे बताएंगे कि आपको कीमो की जरूरत है कि जरूरत नहीं है। ओके, यानी ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जो सिर्फ दवाओं से या बेसिक थेरेपी से ठीक हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आई हैड अ पेशेंट अभी 4-5 महीने पहले, उसका एक सब टाइप निकला, दैट इज अ ग्रेट सब टाइप, इट इज़ अ वेरी लो रिस्क सब टाइप। हमने कहा ऑपरेशन कराओ, कीमो की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, ऑपरेशन तक बात पहुंची है। बहुत सारे मरीज बायोप्सी नहीं कराते, ये सोच के कि बायोप्सी का मतलब है एक इंसिशन लगेगा और वो कैंसर फैल जाएगा। ये जो धारणा है कितनी सही है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई हर दूसरा पेशेंट, ऑलमोस्ट हर पेशेंट ही पूछता है ये सवाल। बहुत बड़ा मिथ है कैंसर में। ये ट्रू नहीं है। I've seen thousands of patients अमेरिका में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैंसर नहीं फैलता है इससे। बायोप्सी इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। मिलियंस ऑफ स्टडीज हैव बीन डन, मिलियंस ऑफ पेशेंट्स के साथ स्टडीज हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने देखा है कि क्या कैंसर फैला है, नहीं फैला है। सिर्फ कुछ कैंसर्स में हम कहते हैं कि आपको बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए। वो हैं जो बैग वाले कैंसर्स होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, और एक ओवरी जो लेडीज़ में पाई जाती है। तो इन दोनों के अंदर हम कहते हैं कि इनकी बायोप्सीज हमें नहीं करवानी चाहिए इफ़ इट इज़ अवॉइडेबल। अदरवाइज एवरी अदर प्लेस इट इज़ वेरी सेफ टू डू इट। हम रूटीनली करते हैं। द बायोप्सी इज द ओनली वे टू से अगर कैंसर है कि कैंसर नहीं है, और दूसरा कि उसका सब टाइप क्या है। किसी पेट सीटी से, जैसे आजकल पेशेंट्स को लगता हो सकता है पेट सीटी से पता चलता हो, नहीं। ओनली वे टू नो अगर आपको कैंसर है या नहीं है इज ओनली बाय बायोप्सी।
फिर पेट सीटी इतना पॉपुलर, इतना चलन में क्यों है? उसके अंदर हम एक स्पेशल डाई यूज़ करते हैं जो अट्रैक्ट होती है जहाँ पर कैंसर के सेल्स इकट्ठे होते हैं, बट उससे वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि आपको कैंसर है या नहीं। लेकिन क्योंकि वो नॉन इन्वेजिव है, सीटी स्कैन जैसा लगता है, तो लोगों को लगता है वो करा लेना चाहिए। अब वो ग्रुप जिसे बायोप्सी से डर लगता है, या जिसे लगता है कि अगर हमने एक बार ज़रा सा भी कोई इंसिशनल टेस्ट करा लिया तो फिर तो कैंसर फैल ही जाएगा, ये वो ग्रुप है जो ज़्यादातर फिर आयुर्वेदिक, हर्बल इस तरह के इलाज की तरफ भागता है। अभी हाल ही में नवजोत कौर सिद्धू का भी एक वीडियो वायरल हुआ कि कुछ नहीं, एक नींबू, हल्दी और बहुत सारे जो आयुर्वेदिक तरीके हैं उससे भी कैंसर ठीक हो सकता है। ये धारणा कितनी सही है कि सिर्फ आयुर्वेदिक तरीकों से या सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल सात्विक कर लेने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो आयुर्वेदिक की जो साइंस है वहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं है कि हम ये कह सकें कि कैंसर इससे बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमें ये ज़रूर पता है कि ये सारी चीज़ें मदद करती हैं, जैसे नींबू पानी पीने से, नीम के पत्ते खाने से, हल्दी खाने से कोई नुकसान नहीं होता पेशेंट को। तो जैसे मेरे एक पेशेंट अभी उसकी कीमो चल रही थी तो वो अपने फ़ोन पे ये वीडियो देख रहा था, सो आई टुक अ फोटो एंड आई सेड या दिस इज़ ग्रेट, आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बात है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आप जैसे उस केस में भी देखेंगे तो उनके पास भी जो सारे मॉडर्न इलाज है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, वो सारे उनकी वाइफ के भी हुए थे। एंड ही इज अ डॉक्टर। या सो इसीलिए वी सर्टेनली से कि जिस चीज़ से 1% का भी फायदा हो सकता है, यू प्लीज डू इट, इसका कोई नुकसान नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड आई हैड अनदर पेशेंट हु आल्सो आस्क्ड मी कि सर उन्होंने कहा था कि शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, सुबह 10 बजे तक। सर या दैट्स ऑल्सो फाइन, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि जो एक बार खाना खाता है वो योगी, जो 2 बार खाना खाता है वो भोगी, और जो 3 बार खाना खाता है वो रोगी, यानी कि वो डिजीज्ड है। तो यस, एब्सोल्युटली राइट, आपको कम से कम टाइम के बीच में खाना खाना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए। बट आपकी अभी कीमो चल रही है, आपका पिछले 1 हफ्ते में 3 किलो वजन कम हुआ है, अगर आपका वजन और कम हो गया तो आपका जो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से ट्रीटमेंट है वो मैं कर नहीं पाऊंगा। सो इसीलिए अभी के लिए यू प्लीज ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस। वंस आपका वेट एक बार आपका स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद यस यू कैन फास्ट, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन फास्टिंग। यानी आयुर्वेद की जो अच्छी चीजें हैं उसे मॉडर्न मेडिसिन के साथ अगर ब्लेंड कर दिया जाए, बिल्कुल, तो हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, यस एब्सोल्युटली, तो ज्यादा नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैंसर का इलाज सिर्फ कच्ची हल्दी से, सिर्फ नीम के पत्तों से, सिर्फ नींबू पानी से या 6 बजे के बाद खाना छोड़ने से हो जाएगा, तो फिलहाल वैज्ञानिक तौर पर ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आप सोचिए 3 मील को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोगों को लगता है क्या हमने सुबह 2 रोटी, शाम को 2 रोटी और दिन में 2 रोटी खाई है, इतने सारे खाने की हमें ज़रूरत है या नहीं? अब इस पर सवाल उठने लगे हैं कि अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है। और डेटा भी ये बताता है, भारत में एक समय में मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से ज़्यादा मौतें हो रही थी। आज की तारीख में लोग ज़्यादा खाना खाने की वजह से मर रहे हैं। मोटे लोगों की संख्या, मोटे बच्चों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। आप डॉक्टर साहब आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि जो मरीज़ आपके पास आ रहे हैं किस हद तक उनके अपने ख़राब लाइफस्टाइल उन्हें कैंसर तक पहुंचाते हैं? नहीं, आई थिंक काफ़ी है, और इसमें से काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे पोल्यूशन है, एज है, कुछ हद तक पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ हद तक स्ट्रेस है, कुछ हद तक हमारा डे नाइट का लाइफ साइकिल है, कि रात को काम करना, दिन में सोना, इससे भी फ़र्क पड़ता है। इससे भी फ़र्क पड़ता है, यस एब्सोल्युटली। एनी टाइम जब हम नेचर से हम थोड़े से अलग होते हैं, वो जो बॉडी का इंट्रिकेटली डिज़ाइन मैकेनिज्म है, वो बिगड़ता है कहीं ना कहीं। वो रिस्क होता है कि एक ना एक कैंसर का सेल वो एस्केप करेगा और फिर एक गांठ बनेगा। सो यस, हाँ नहीं बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि लाइफस्टाइल, हम सोचते हैं कि सिर्फ हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या सिर्फ हार्ट डिजीज़ या शुगर के अंदर फ़र्क पड़ता है खाने पीने से, नहीं, कैंसर में भी उतना ही फ़र्क पड़ता है जितना हार्ट में और शुगर में पड़ता है। और दूसरी चीज़, जो सिम्टम्स हैं हमारे कंट्री के अंदर एक्चुअली क्या देखा है कि हम सिम्टम्स को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं जब तक गांठ बहुत बड़ी नहीं हो जाती है, आउट ऑफ द फियर कि ये पता नहीं क्या है। बट वी नो कैंसर के अंदर जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतना क्योर इसका आसान है और संभव है। ओके, डाइट की हमने बात की। कैंसर पेशेंट्स को बहुत ख़ास तौर पर अपनी डाइट पे ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। क्या वो ख़ास बातें होती हैं जो उन्हें कहा जाता है कि वो इसे फॉलो करें? बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत पेशेंट सवाल भी पूछते हैं, और हमने इम्प्लीमेंट क्या किया है कि एक डाइटिशियन को एक रेगुलर बेसिस पे मिले, बिकॉज डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के अंदर जितना प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट वाला खाना है, उसको कम खाएं, जितने मीट्स हैं उसको कम खाएं, और जितने हमारे नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सीजन में हैं, जो अलग अलग कलर्स के हैं, उनको ज़्यादा खाएं, बिकॉज उनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइकोपीन
ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक हाई क्वांटिटी के अंदर है, विटामिन्स, मिनरल्स, जो नेचुरल कैंसर फाइटिंग फूड्स हैं। ओके, तो इससे फ़र्क पड़ता है। ताज़ा बिल्कुल। खाना खाने की भी सलाह दी जाती है, कोई रीज़न है कि फ्रिज का रखा हुआ खाना उन्हें नुकसान करता है? सेम थिंग, बिकॉज हमें पता है कि हम जितना कुक करेंगे खाने को या जितना हम खाने को स्टोर करेंगे उतने ही उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो जस्ट फ्रेशली प्लक्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर स्टडीज़ हैं जिसके अंदर हमें पता है कि कितने विटामिन्स या मिनरल्स इसमें हैं, वर्सेस उसको हमने फ्रिज में रखा, उसको स्टोर किया, उसको जो रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर रखा, it certainly makes a big difference. ओके, अगर हम ये कहें कि हम एक कैंसर पैंडेमिक के खतरे की तरफ देख रहे हैं कि आने वाले समय में कैंसर पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि जितने दिल के मरीज़ हैं कहीं उसी के आसपास कैंसर के मरीज़ ना हो जाएं, ऐसे में हमारे पास कोई एक ऐसी हेल्पलाइन या कोई ऐसी जगह है जिसमें जाकर कैंसर से जुड़े हुए जो लोगों के मन में सवाल हैं, जो डर हैं, उन्हें एड्रेस किया जा सके? नहीं, बिल्कुल, हमने एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी आज से करीबन 7-8 महीने पहले, कॉल्ड कैंसर मुक्त भारत के नाम से। अच्छा। ऐसे ही लोगों को अवेयर करने के लिए, उनके जो कॉमन सवाल हैं उनको आंसर करने के लिए, तो हमारी एक टीम है ऑन्कोलॉजिस्ट की जो उसको हैंडल करती है, जो लोगों मतलब लास्ट पर्सन तक ये अवेयरनेस पहुँचे, बिकॉज अवेयरनेस अगर होगी तो हम काफ़ी हद तक अपने डेथ रेट को इंडिया में कम कर सकते हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। वी वर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी कि एबल टू टच अ लॉट ऑफ लाइव्स। अभी भी ये हेल्पलाइन है, अगर कोई यस सर्च यस, करना चाहे नहीं तो? बिल्कुल अभी भी चालू है। यस, कोई भी इंसान चाहे तो कैंसर मुक्त भारत से उसको वो नंबर मिल सकता है? बिल्कुल 24/7? यस, इट्स नॉट 24/7, इट्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, बट यस, एवरी डे ऑफ द वीक। ओके, तो कैंसर को लेकर जितने भी आपके मन में डर हैं, जितने सवाल हैं, बहुत से उनमें से डर और सवाल के जवाब के साथ आज हमने कोशिश की है कि आपको अवेयर किया जा सके, आपके डर को दूर किया जा सके। लेकिन अगर और भी सवाल हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर आशीष गुप्ता ने बताया ही, ऐसी हेल्पलाइंस मौजूद हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और कैंसर से जुड़े हुए अपने डर को मन में पालकर, बीमारी को बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उन सवालों के जवाब ढूंढिए। और हम कहेंगे कि कैंसर मुक्त भारत ही नहीं, आप सभी बीमारियों से मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ताकि आप फिट रहें तो हमारा देश फिट रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जो भी सवाल होंगे उनके साथ हम फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका।